मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आप सभी के लिए बेटा लेके आया हूं नोमेनक्लेचर माइंड मैप। जब भी कभी भी आपको चैप्टर को रिवाइज करने का रहे, कोई भी चैप्टर हो चाहे, तो उसको माइंड मैप के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो। ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाते तो ये नहीं पता चलता है कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डेराइव सिस्टम में नेम लिखना बहुत ईजी है, सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। फर्स्ट नेम यानी कि प्रेफिक्स, सेकंड नेम यानी कि सफिक्स। इस तरीके से नेम लिखना है बस। अब आता है सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पेशल सफिक्स कब यूज होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा आपको करनी है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आप सभी के लिए बेटा लेके आया हूं नोमेनक्लेचर माइंड मैप। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास माइंड मैप का। ठीक है, तो अभी अपन हमारे पास 11th का जो भी ओसी है उसको कवर करेंगे। पहले नोमेनक्लेचर होगा, उसके बाद हमारे पास आइसोमेरिज्म, जीओसी, देन हाइड्रोकार्बन। इतना पार्ट अपन पूरा कवर करेंगे। ठीक है, सभी चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ना है। नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में ये बहुत जरूरी है कि आपको जो 11th वाला पार्ट है वो जरूर से जरूर आए, क्योंकि 12th का जब ओसी पढ़ने जाओगे तो उसमें 11th का पूरा यूज होगा। ठीक है, यहां पर माइंड मैप का मीनिंग होता है कि बेटा आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना पूरे चैप्टर के। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस में नहीं करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको खुद को करनी होगी। माइंड मैप का क्या यूज करना होता है आपको मैं आपको बता देता हूं। देखो माइंड मैप का यूज होता क्या है। माइंड मैप से आपको जब भी कभी भी आपको चैप्टर को रिवाइज करने का रहे, कोई भी चैप्टर हो चाहे, तो उसको माइंड मैप के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो कम से कम टाइम में। ठीक है, उसमें सारे थ्योरी के पॉइंट्स कवर हो जाते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं कि सर यहां में डिस्कस कर, यहां में मतलब मिस्टेक कर सकता हूं या ये वाला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको पता लग जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ी क्वेरी रहती है आपकी, सर ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो ये नहीं पता चलता है कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। माइंड मैप की हेल्प से आप बेटा शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जिसमें आपको यहां पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होंगे वो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आपको ये रहेगा कि जब मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स मेरे को इंक्लूड करने हैं, जरूर जो मस्ट है। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहां पर टीचर करवाएगा देन माइंड मैप हमारे पास वन शॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इसका मोटिव नहीं है। क्लियर। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद ये हो गया टॉपिक आपका, हो गया रिवीजन। तो आपको देखिए कि आपको कितना चैप्टर आता है। तो उसके लिए अगर आपके पास पीवाई को आपने अटेम्प्ट नहीं किया अभी तक तो आप पीवाई को अटेम्प्ट करिए, और अगर पीवाई को आपने अटेम्प्ट कर लिया तो कोई भी वो क्वेश्चंस लीजिए जो आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए। 15 से 20 क्वेश्चंस या 20 से 30 क्वेश्चन, जैसा चैप्टर है, जैसा आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग रैंडम क्वेश्चंस लेने हैं, जिससे कि आपको पता चले कि यार हाँ मेरे पास पूरा टॉपिक कवर है कि नहीं है। क्लियर। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अपन आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, होमोलोगस सीरीज के बारे में, और आईयूपीएसी जिसमें और भी अपन नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। क्लियर, जिसमें हमारे पास कॉमन नेम होता है, सारा कुछ अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो बात आती है वो आती है डेफिनेशन की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन और उसके जो डेरिवेटिव होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है हमारे पास जिसमें ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है। इसको जनरली अपन आर से डिनोट करते हैं जब कभी भी आर एल्काइल ग्रुप है। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब ये कि वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से डेराइव हुए हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन में से अगर मान लीजिए मैं आर एच को सब्स्टिट्यूट करके यहां से आर एच है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं हाइड्रोकार्बन को। तो एच को हटा के अगर मान लीजिए एक्स लगा दिया, ओ एच लगा दिया, NH2 लगा दिया, COH लगा दिया, ये सब क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। और इन सभी को कंबाइंड फॉर्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और इसके स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब अपन यहां पर बात करते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ बातें बताई गई है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी हमारे पास स्टार्टिंग में थी। तो स्टार्टिंग में ऐसा माना जाता था कि भैया कुछ दैवीय शक्तियां है, वाइटल फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाता है। और वो वाइटल फोर्स है क्या, वो ये है कि अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलेंगे आपको, लिविंग बॉडीज से। किससे मिलेंगे, मतलब जो भी जीवित, जो भी मतलब प्लांट्स है और एनिमल्स है, वहीं से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं। क्लियर। कुड नॉट बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में आप इनको नहीं बना सकते। क्लियर, ऐसा पहले माना गया था। क्लियर। बट उसके बाद एक कंपाउंड आया हमारे पास, जो फर्स्ट कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था, वो था हमारे पास और यूरिया। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको किस में किया गया, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया।
जो लेबोरेटरी में बनाया गया। इसमें क्या था हमारे पास NH4CNO, इसको हीट किया गया और इसको जब हीट करते हैं हमारे पास, तो यहां पर हीट करते हैं तो एटम्स रीअरेंज होते हैं और यहां पर हमें जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है NH2CO इसको बोलते हैं हमारे पास यूरिया। क्या बोलते हैं इसको? यूरिया। और ये है अमोनियम साइनेट। क्लियर? ये हमारे पास है। तो फर्स्ट कंपाउंड ये। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े। क्लियर? अब इसमें हमारे पास जो आगे बात आती है वो आती है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंटेशन का हमारे पास 3 फॉर्मूलाज होते हैं। पहला है हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरा है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और तीसरा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में सभी बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सब कुछ दिखाए जाते हैं। लोन पेयर दिखाना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप दिखा देते हो तो भी रॉन्ग नहीं है और नहीं दिखाते हो तो भी रॉन्ग नहीं है। क्लियर? बट हाँ, सभी बॉन्ड्स जरूर विजिबल होनी चाहिए। जैसे इथाइल एल्कोहल की अगर मैं बात करूं, एथिल एल्कोहल की, सॉरी इथाइल एल्कोहल, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा HHH और यहां पर क्या आ गया ये CHH और ये आ गया हमारे पास OH। क्लियर? यहां पर ये जो है हमारे पास ये क्या है? ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर इसी को आपको कंडेंस फॉर्म में करना है तो कंडेंस का मतलब होता है समेटना, कंडेंस करना। तो जो भी हमारे पास एक एटम के पास एक जैसे और एटम कनेक्टेड है तो उनको ब्रैकेट में रख देते हैं या फिर सबस्क्रिप्ट में रख देते हैं उसके साथ। जैसे यहां पर अगर बात करें तो इसी का मैं कंडेंस फॉर्म लिख रहा हूं। ये कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 3, तो ये CH और यहां पर क्या लिख दिया? 3। क्लियर? देन सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और देन आ गया हमारे पास OH। क्लियर? अगर मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, यहां पर अगर मैं बात करूं कि 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ अगर है, ये हमारे पास प्रोपेन है। इसको अगर लिखना है, मैं वैलेंसीज कंप्लीट नहीं कर रहा हूं अभी। क्लियर? यहां पर सबके पास हाइड्रोजन होंगे, बट अगर इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है तो ये आ गया CH3। अब देखिए ये CH2, ये CH2, ये CH2, तो इसको आप ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हो CH2 का होल थ्राइस और देन क्या आ गया CH3। ऐसे आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। लास्ट आता है हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ना तो आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना है और ना ही कार्बन कार्बन बॉन्ड विजिबल होना चाहिए। क्लियर? यहां पर लाइन से अपन डिनोट करते हैं। अगर सिंगल लाइन है तो सिंगल बॉन्ड, 2 लाइन है डबल बॉन्ड, 3 लाइन है ट्रिपल बॉन्ड। जैसे अगर इसी को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। ये जो है हमारे पास ये क्या है? ये इथाइल अल्कोहल है। ये जितने भी कॉर्नर आते हैं या एंड्स आएंगे वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी वैलेंसी अपने आप से कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन। तो ये CH3, ये CH2, ये OH, ये हो गया हमारे पास। क्लियर? अगर आपको ये प्रोपेन को करना है तो प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 4 और ये आ गया 5, तो ये हमारे पास प्रोपेन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट अगर हमारे पास बात की जाए तो नेक्स्ट आता है डिग्री, कि कार्बन की डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं अपन। ठीक है? हाइड्रोजन की, एल्काइल हैलाइड की, एल्कोहल की, एमाइन की। क्लियर? तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है तो उसकी डिग्री कार्बन खुद डिसाइड करता है। बट अगर अपन बात करें हाइड्रोजन की, अगर अपन बात करें एल्कोहल की, क्योंकि एल्कोहल किसको बोलते हैं? OH को, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वैलेंसी फ्री है। हाइड्रोजन में भी हमारे पास एक वैलेंसी फ्री है और यहां पर अगर हैलोजन की बात करें, हैलाइड की, तो यहां पर भी एक ही वैलेंसी फ्री है। तो ये इनकी जो डिग्री है वो भी कार्बन ही डिसाइड करता है। क्लियर? अगर अपन बात करें एमाइन की, तो एमाइन में हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बना सकता है। इवन अगर लोन पेयर अपने डोनेट करेगा तो 4 भी बना सकता है। इसलिए नाइट्रोजन की डिग्री वो खुद डिसाइड करता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे डिग्री? कार्बन की अगर डिग्री की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच टू कार्बन एटम, एक कार्बन के साथ जितने डायरेक्टली कार्बन एटम अटैच होंगे उसका डिग्री उतना ही रहने वाला है। अगर एक कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन अटैच है तो 2 डिग्री। ध्यान रखना डायरेक्टली अटैच देखने। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां पर बात करूं, ये आ गया हमारे पास ऐसा कुछ अगर दे रखा है, यहां पर अगर बात करें तो इस कार्बन के साथ आपको डायरेक्टली देखने 1 2 3, ये 3 जुड़े हुए, ऐसे नहीं 1 2 3 4 सबको काउंट नहीं करना। तो यहां पर इसका डिग्री कितना है हमारे पास? ये हो गया 3 डिग्री। और सेम ये हमारे पास कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। इसको अगर देखोगे तो इसका डिग्री कितना हो गया? 4 डिग्री, क्योंकि 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट नहीं करने। ये नहीं कि अगर डबल बॉन्ड है तो उसका 2 डिग्री हो गया, नहीं, आपको देखने कितने कार्बन एटम अटैच है। क्लियर? दूसरा अगर बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जिस कार्बन के साथ वो जुड़ा हुआ है तो उसका डिग्री चेक कर लेना। जो कार्बन का डिग्री वही हाइड्रोजन का। सेम चीज रहने वाली है एल्कोहल में भी, सेम चीज रहने वाली है हैलाइड में।
नाइट्रोजन के केस में फिर से फर्स्ट वाले में जैसे कार्बन का डिसाइड करते हैं कि एक नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है वो उसका डिग्री होगा। अगर एक कार्बन अटैच 1 डिग्री, 2 कार्बन अटैच 2 डिग्री, 3 कार्बन अटैच 3 डिग्री। जैसे अगर अपन बात करें यहां पर, मान लीजिए मैं कोई एक कंपाउंड ले लेता हूं नाइट्रोजन का, यहां पर अगर मैंने एक कंपाउंड लिया, ये है हमारे पास, तो अगर आप फर्स्ट वाले कार्बन की बात करोगे, मान लीजिए इसकी बात करते हो, इसके साथ 1 2 3, तो इसका डिग्री कितना है 3 डिग्री। यहां पर 1 2, तो टोटल नहीं कि सर एक ये भी तो है, डायरेक्टली कितने जुड़े 2, तो ये 2 डिग्री, और यहां पर एक ही जुड़ा हुआ है कार्बन, तो ये कितना हो गया 1 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन की। अपन बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर मेरे को क्लासिफिकेशन करना है तो मैं जनरली 2 टाइप से कर सकता हूं, ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक है और ऐसे कंपाउंड जो एसाइक्लिक है। तो ओपन चेन या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एसाइक्लिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हो हमारे पास। दूसरे होते हैं क्लोज रिंग या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले अपन ओपन चेन वालों की बात करते हैं, तो ओपन चेन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक अनसेचुरेटेड और दूसरा है सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब क्या है कि जो भी बॉन्ड रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड रहेगा हमारे पास? सिंगल बॉन्ड। क्लियर। यहां पर कार्बन, अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलने वाला है। जैसे इसका एग्जांपल की अगर बात करूं तो हमारे पास हो गया एल्केन। बट अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो इसमें कम से कम एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड रहेगा, एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड, कम से कम 1 पाई बॉन्ड रहेगा। इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात करें हाइड्रोकार्बन में तो ये हो गया हमारे पास एल्कीन। और एल्कीन क्या होता है? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और एक हो गया हमारे पास एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है हमारे पास? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्लोज में, तो क्लोज में हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हमारी जो रिंग है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से बनी हो, और ऐसा हो सकता है कि कार्बन एटम के अलावा कोई और मेंबर और का एटम भी हो, जो हेट्रो एटम बोलते हैं उनको, वो रिंग का पार्ट हो। तो होमोसाइक्लिक या फिर इसी को कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक में अगर बात करें तो ओनली कार्बन एटम होंगे, ओनली कार्बन एटम। जैसे ये आ गया हमारे पास। क्लियर। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूंगा तो ये भी होमोसाइक्लिक ही है, क्योंकि रिंग में कार्बन है, ऑक्सीजन बाहर है रिंग के। क्लियर। हेट्रोसाइक्लिक में क्या आ जाएगा कि इसमें हेट्रो एटम रहेगा कम से कम एक। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मैं बात करूं, ये हो गया, या 3 मेंबर रिंग की अगर बात करें हमारे पास तो ये भी क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक, जरूरी नहीं नाइट्रोजन हो, जरूरी नहीं ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन सल्फर वगैरह कोई भी हो सकता है। क्लियर। अब होमोसाइक्लिक में अगर अपन बात करें तो 2 टाइप के कंपाउंड है, एक वो जो एरोमेटिक होते हैं, दूसरे वो जो नॉन मतलब एरोमेटिक नहीं होते, जिनको अपन क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। इनकी अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास ये जो एग्जांपल्स है वो एलिसाइक्लिक के ही एग्जांपल है। जैसे ये भी आ गया तो ये भी हमारे पास क्या है? एलिसाइक्लिक ही है। क्लियर। बट ध्यान रखना है होमोसाइक्लिक में अपन बात कर रहे हैं। एरोमेटिक में अगर बात करें तो जैसे बेंजीन वाले जो भी कंपाउंड्स हो गए जनरली वो क्या आते हैं हमारे पास? एलिसाइक्लिक में आएंगे, एलिसाइक्लिक सॉरी एरोमेटिक में आएंगे। किस में आएंगे? एरोमेटिक में। ये सब आ गए हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हेट्रोसाइक्लिक, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी वही 2 टाइप के हो सकते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। ध्यान रखना हेट्रोसाइक्लिक है मतलब रिंग का कम से कम एक मेंबर अदर देन कार्बन होना चाहिए। तो अगर मैं एलिसाइक्लिक की बात करूं, ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक नहीं है, तो जैसे अगर यहां पर बात करें अपन तो ये कंपाउंड दे रखा है, यहां अपन ऐसे ये वाला ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया हमारे पास। इसमें भी अपन नाइट्रोजन ले लेता हूं मैं, जिससे कि आपको ऐसा रहे कि भाई हाँ नाइट्रोजन भी हो सकता है। ये आ गया हमारे पास। क्लियर। एरोमेटिक में भी हो सकते हैं हमारे पास। क्लियर। इनको बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं अपन, जिसमें हमारे पास एरोमेटिक रिंग नहीं है। क्लियर। बट वो कंपाउंड जो सॉरी बेंजीन रिंग नहीं है बट एरोमेटिक फिर भी है। जैसे नाइट्रोजन का एरोमेटिक कंपाउंड बनाए अपन तो ये आ गया हमारे पास NH। क्लियर। और अगर आपको बनाना है तो सल्फर ले लेते हैं, ये आ गया सल्फर। तो ये सब क्या है हमारे पास? एरोमेटिक है बट कौन से है? हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर। अब अपन बात करते हैं इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है फंक्शनल सॉरी नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और जिसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका रीजन ये है क्योंकि ये सेम टॉपिक हमारे पास काम आएगा जब अपन
आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, क्योंकि आइसोमेरिज्म में हमारे पास इसका बहुत यूज होगा। क्योंकि जितने भी आइसोमर होते हैं सभी का मतलब जो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर है उनका डीयू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डीबीई या फिर आईएचडी ये सेम रहता है। क्लियर, इनको शॉर्ट में हमारे पास ये बोल सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डीबीई। ये हो गया हमारे पास डीबीई, ये हो गया हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि डीयू। क्लियर, और ये हो गया हमारे पास आईएचडी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। डेफिनेशन वाइज अगर बात करें तो किसी भी कंपाउंड को अगर हमारे पास कितने मोल H2 की रिक्वायरमेंट होती है कि वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बन जाए, क्या बन जाए, ओपन चेन, साइक्लिक नहीं ओपन चेन। क्लियर, तो अलग अलग कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूले हैं। मार्केट में ये फॉर्मूला भी चलता है कि यहां पर डीयू कैलकुलेट करने का नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम उस कंपाउंड में प्लस एक्स मतलब हेलोजन माइनस एन मतलब नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2। ये जितने कार्बन है उतना कार्बन रख देंगे, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम उतने हाइड्रोजन, जितने हेलोजन है उतने हेलोजन, जितने नाइट्रोजन है उतने नाइट्रोजन। क्लियर, या दूसरा भी एक फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा है, उसमें क्या करना होता है आपको, कोई भी आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ना देके फॉर्मूला दे रखा है, ये तभी यूज करेंगे जब फॉर्मूला दे रखा है। क्लियर, जैसे राम सॉरी, हाँ भाई, तो अगर हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है तो आप एक तो ये यूज कर सकते हो डायरेक्टली। अगर ये यूज ना करना हो, बाई चांस फॉर्मूले भूल जाए आप, तो क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आप हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लेना। बट सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो अदर देन हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं, तो उस वाले केस में क्या करना है, अगर आपके पास हेलोजन है तो उसको हाइड्रोजन ही कंसिडर करना है, अगर ऑक्सीजन है तो उसको नेग्लेक्ट कर देना है, इग्नोर मार देना है। क्लियर, और अगर नाइट्रोजन है तो जितने नाइट्रोजन उतने ही उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में से हाइड्रोजन को कम कर देना। जैसे मान लीजिए अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला है C5H11N, मान लीजिए ऐसा है, तो आप क्या करोगे, इसका जब एल्केन बनाओगे तो एल्केन क्या बनेगा, C5 एज इट इज, नाइट्रोजन है तो एक हाइड्रोजन कम कर दो मतलब C5H10, तो ये इसके अकॉर्डिंग हो गया। क्लियर, बट आपको कंपेयर किससे करना है, इसको इसके एल्केन से, किससे कंपेयर करना है, कंपेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन विद एल्केन ऑफ सेम। तो इसका एल्केन क्या बनेगा भाई, इसका एल्केन होगा सर C6C5 और एल्केन मतलब CnH2n+2 यानी कि C5H12। तो हाइड्रोजन 12 होने चाहिए थे बट इधर 10 है, तो इनका डिफरेंस कैलकुलेट करो कितना है 2, तो डीयू आएगा डेल्टा एच जो कि 2 है डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि इस कंपाउंड का डीयू कितना है 1 है। 1 डीयू का क्या मतलब होता है, 1 डीयू का मतलब होता है कि अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन है तो मैं बता देता हूं आपको, 1 डीयू का मतलब क्या होता है कि अगर एक डीयू है तो इसका मतलब यह है कि एक रिंग हो सकती है, ऐसे लिखो एक रिंग हो सकती है, एक रिंग का मतलब क्या होता है कि एक डीयू है, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, और अगर एक पाई बॉन्ड, मैं यहां पर पाई बॉन्ड लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड नहीं लिखा है ना ट्रिपल बॉन्ड लिखा है, एक पाई बॉन्ड का मतलब भी क्या होता है, एक डीयू। तो अगर आपके पास एक डीयू आता है इसका मतलब यह कि उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जब आप स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो कम से कम या तो आपको एक रिंग रखनी पड़ेगी या एक पाई बॉन्ड रखना पड़ेगा, तभी हमारे पास वहां पर उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बन सकती है। क्लियर, अगर मान लीजिए सर 2 डीयू हो, 2 डीयू का मतलब यह कि या तो 2 रिंग बन सकती है या 2 पाई बॉन्ड। अब 2 पाई बॉन्ड या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो या 2 डबल बॉन्ड हो या फिर एक पाई और एक रिंग, इस तरीके से हमारे पास बन सकती चीजें। अगर स्ट्रक्चर दे रखी है तो फिर उसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन वगैरह ये कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, सिंपल। अगर एक रिंग काउंट कर सकते हो स्ट्रक्चर दे रखी है और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हो, उनको काउंट करके आप डायरेक्टली बता सकते हो। इन दोनों का सम कर लेना, अगर जितनी मान लीजिए 3 रिंग और 4 पाई बॉन्ड है तो टोटल कितना हो गया 7 डीयू हो गया। क्लियर, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप काम ही है कि भैया फंक्शन कि कोई भी किसी भी कंपाउंड में कंपाउंड का वो वाला पार्ट जो केमिकल रिएक्शंस के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो पार्ट ऑफ कंपाउंड दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर किसी कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो इसका मतलब यह कि उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बट अगर केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप अलग होगा। क्लियर है, तो अपन सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि सर अगर फंक्शनल ग्रुप सेम तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, और फंक्शनल ग्रुप अलग तो केमिकल प्रॉपर्टीज अलग। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। क्लियर, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फंक्शनल ग्रुप के अपन पूरा टेबल पढ़ेंगे, बट उसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन जो होते हैं उनको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया जाता है। क्यों सर, क्योंकि बेटा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, आगे चैप्टर्स में आप पढ़ोगे या हो सकता है पढ़ लिया हो आपने। नेक्स्ट आता है सेम ऐसे ही हमारे पास एमाइड्स। एमाइड्स क्या होते हैं हमारे पास, एमाइड होते हैं C डबल बॉन्ड O
N, ये है हमारे पास एमाइड। तो यहां पर जैसे एक ये 1 डिग्री हो गया, अगर मान लीजिए यहां पर भी R हुआ तो ये R मतलब एल्काइल ग्रुप, तो ये 2 डिग्री हो गया। अगर यहां पर एक R और हुआ तो ये कितना हो गया 3 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइड भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट, एल्कोहल और फिनोल, मेन चीज ये दो है, ईथर भी मैंने लिख दिया है। एल्कोहल एंड फिनोल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आते हैं, इसमें कंफ्यूजन रहता है। ईथर भी डिफरेंट होता है, इसका मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, जैसे ये फिनोल है, ये एल्कोहल है, ध्यान रखिएगा, ये एल्कोहल है। फिनोल अपन उसको बोलेंगे जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH जुड़ा हो। तो अगर मान लीजिए यहां पर मैं सर CH3 लगा दूं तो क्या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा? नहीं, अभी भी अपन इसको, ये फिनोल का डेरिवेटिव हो गया, इसका नेम ऑर्थोक्रिसोल है, कॉमन नेम है इसका, क्लियर। ये हमारे पास एल्कोहल है, ये क्या है एल्कोहल, क्योंकि OH डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो इसका बेंजाइल एल्कोहल है। और ये ईथर है, ये क्या है हमारे पास ईथर, ROR, तो ये डिफरेंट है एल्कोहल, और पहला क्या हो गया हमारे पास फिनोल, क्लियर। ये फिनोल इसका नेम नहीं है, बट फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूं, नेम इसका ऑर्थोक्रिसोल है, क्लियर, या फिर 2 मिथाइल फिनोल बोल सकते हो आप। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है, वो आता है सर होमोलोगस सीरीज होती क्या है, आपने काफी सुना होगा। तो होमोलोगस सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी। पहला, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप सेम। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं हुआ तो फिर बाकी बात करने का कोई सेंस नहीं। अगर दो कंपाउंड दे रखे, आपसे पूछ रखा है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस है, तो आपको सिंपल सा पॉइंट ये देखना है कि अगर उन दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फिर आप आगे चीजें चेक करो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं, अगर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाता है तो। और दूसरा हमारे पास ये कि अगर कोई दो कंटिन्यूअस हमारे पास एडजेसेंट मेंबर्स है किसके, होमोलोगस सीरीज के, तो उनके बीच में CH2 का डिफरेंस रहेगा। कितने का? CH2 का। CH2 यानी कि 14, मॉलिक्यूलर मास में कितना आ जाएगा? 14 का डिफरेंस आ जाएगा CH2 का, क्लियर। अब हमारे पास अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे पास उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। क्यों? अभी बात की है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फंक्शनल ग्रुप, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। सेम जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा। जनरल फॉर्मूला का क्या मतलब है? जनरल फॉर्मूला का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मैं एल्केन की बात करूं तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो अगर मैं इसके होमोलोगस बनाऊं तो एक कार्बन की वैल्यू 1 रखते हैं तो CH4 बनेगा। अगर मैं दूसरा कंपाउंड लिखता हूं n की वैल्यू 2, तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3। तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आपको अपने आप से CH2 का डिफरेंस दिख जाएगा, और ये दोनों इसी जनरल फॉर्मूले से आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल फॉर्मूला सेम है, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं है। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला अगर इसका देखोगे तो यहां पर 1:4 है कार्बन और हाइड्रोजन का, और यहां पर अगर देखोगे तो 2:6 है, जिसको अपन बोल सकते हैं 1:3 है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट रहने वाला है। तो ये हो गए हमारे पास जो सेम चीजें हैं। डिफरेंट क्या है हमारे पास? डिफरेंट यहां पर है डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर डिफरेंट है तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा, और वेपर डेंसिटी भी डिफरेंट होगी, क्योंकि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन होता है? मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वो भी लिख सकते थे अपन, ये आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर डिफरेंट है तो मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, और वेपर डेंसिटी भी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट आता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा मतलब मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करती है, और मॉलिक्यूलर वेट अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है। इसलिए सभी फिजिकल प्रॉपर्टी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह, सब कुछ डिफरेंट रहने वाला है, डाइपोल मोमेंट वगैरह, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट IUPAC नेम। अगर सर कंपाउंड ही सेम नहीं है, मतलब कंपाउंड सेम नहीं है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन ही डिफरेंट है, क्योंकि एक कार्बन तो ज्यादा या कम होगा ही होगा, CH2 का डिफरेंस है, तो IUPAC नेम भी सर अलग आएगा ही आएगा, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नोमेनक्लेचर की मेनली हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं। पहले हमारे पास ये 2 चलते थे, अभी मेन जो है हमारे पास IUPAC है ना। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कॉमन नेम या फिर ट्राइबल सिस्टम, दूसरा आता है हमारे पास डेराइव सिस्टम, और तीसरा आता है हमारे पास IUPAC सिस्टम। ये 3 है हमारे पास, क्लियर। तो अगर सबसे पहले अपन फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट क्या है हमारे पास? कॉमन नेम और ट्राइबल नेम। तो कॉमन नेम और ट्राइबल नेम में अगर अपन बात करें यहां पर, तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन के रेडिकल्स होते हैं, तो उनमें हमारे पास किस तरीके से नेमिंग दी जाती है? कुछ कॉमन है जो आपके बहुत यूज आते हैं, आपको कॉमन नेम दे दिया जाता है, IUPAC नेम पूछा जाता है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। पहला है हमारे पास नॉर्मल, जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल n से। तो स्मॉल n में क्या होगा हमारे पास? पहली बात तो स्ट्रेट चेन रहेगी,
नॉर्मल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल एन से, और इसमें क्या रहेगी? स्ट्रेट चेन। नो ब्रांचिंग, ऐसे लिख लो, नो ब्रांचिंग, ब्रांचिंग नहीं रहने वाली है। जैसे अगर हमारे पास ये आ गया 1 2 3 4, 3 में कोई नहीं है क्योंकि 3 में ब्रांचिंग हो ही नहीं पाएगी। क्लियर? तो ये हमारे पास, और ध्यान रखना फ्री बॉन्ड जो है विल कम एट टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या है? या तो फर्स्ट कार्बन या लास्ट कार्बन। क्लियर? टर्मिनल के साथ रहेगा, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, नहीं, ये रहेगा। क्लियर? तो इसको बोल देंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। क्लियर? ऐसे अगर मान लो 1 2 3 4 5, तो इसको क्या बोल देंगे? नॉर्मल पेंटाइल। पेंट 5 कार्बन को बोलते हैं इसलिए ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होगा हमारे पास? अगर कार्बन का डिग्री 2 हो, मतलब 2 डिग्री कार्बन पे फ्री वैलेंसी हो, फ्री बॉन्ड एट 2 डिग्री कार्बन, फ्री बॉन्ड एट 2 डिग्री कार्बन। क्लियर? जैसे यहां पर आ गया, ये हो गया हमारे पास, ये क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर? नेक्स्ट आता है कि सर आइसो। आइसो बहुत सुना होगा आपने। आइसो में क्या होता है हमारे पास? आइसो में बेटा यहां पर आता है कि एक कार्बन, एक CH पर, एक CH पर 2 CH3 होनी चाहिए। एक CH होना चाहिए, ध्यान रखना, और यहां पर CH3, और यहां पर भी क्या होना चाहिए? CH3। यही होना जरूरी है। इस पूरे ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? आइसो। अब यहां पर कितने कार्बन है? 3, तो इसको बोल देंगे आइसोप्रोपाइल। इसको क्या बोल देंगे? आइसोप्रोपाइल। क्लियर? अगर हमारे पास ऐसा कुछ दे रखा है CH3 CH, यहां पर क्या है? CH3, और क्या दे रखा है? CH2। अगर ये दे रखा है तो यहां पर टोटल कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4, बट उसमें कौन सा ग्रुप है? आइसो, तो इसको क्या बोल देंगे? आइसोब्यूटाइल। क्लियर? अगर 5 होते आइसोपेंटाइल। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहां पर टर्सरी। टर्सरी में क्या है? नाम से पता चला, टर्सरी मतलब क्या? 3 डिग्री। तो फ्री बॉन्ड एट 3 डिग्री कार्बन, फ्री बॉन्ड एट 3 डिग्री कार्बन। जैसे यहां पर आ गया 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास। इस कार्बन का डिग्री कितना है? 3। जरूरी नहीं यहां पर मिथाइल हो, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कितने कार्बन है यहां पर? 3, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे? टोटल 4 है तो टर्सरी, और क्या बोल देंगे? ब्यूटाइल। अगर 5 होते तो 5 मतलब कैसे? ध्यान रखना, 1 2 3 4 5। क्या ये 5 हो सकते? नहीं, ये नहीं। क्यों? क्योंकि फ्री बॉन्ड यहां तो 1 डिग्री पर है। फ्री बॉन्ड कितने पर होना चाहिए? 3 डिग्री पर ही होना चाहिए। तो ये हमारे पास, इसको बोल सकते हो आप, इसको क्या बोल सकते हो? ये हो गया टर्सरी पेंटाइल। टर्सरी पेंटाइल की यही स्ट्रक्चर हो सकती है। अब इसको इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, किसी के साथ भी जोड़ दीजिए, बट ये रहेगा यही। क्लियर? नेक्स्ट आएगा हमारे पास नियो। नियो में क्या रहता है हमारे पास? नियो में एक 4 डिग्री कार्बन रहेगा, ये आ गया हमारे पास, और उससे नेक्स्ट वाले कार्बन से, ये 4 डिग्री कार्बन है। कब? अब ये 4 डिग्री हो गया, तो इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन पर फ्री बॉन्ड होना चाहिए। इस वाले कार्बन पर क्या होना चाहिए? फ्री बॉन्ड। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? नियो। और कितने कार्बन हो गए? 5। तो 5 के लिए क्या यूज करते हैं? पेंटाइल, नियो पेंटाइल। क्लियर? ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट कुछ स्पेशल नेम है, वो हमारे पास ये 4 है। विनाइल। विनाइल किसको बोलते हैं हमारे पास? ये बहुत काम आएंगे जब आप 12th पढ़ने जाओगे, तब भी आपको मिलेंगे। 12th की जब चीजें पढ़ेंगे, विनाइल, एलाइल, एराइल और बेंजाइल। तो अभी अपन बात करें विनाइल और एलाइल की। तो अगर विनाइल की मैं बात करूं हमारे पास, तो विनाइल क्या होता है बेटा? विनाइल होता है हमारे पास अगर sp2 हाइब्रिड कार्बन से वैलेंसी फ्री हो, मतलब फ्री बॉन्ड यहां पर हो, फ्री बॉन्ड एट sp2 हाइब्रिड कार्बन, फ्री बॉन्ड एट sp2 कार्बन। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास एलाइल। एलाइल क्या होता है? फ्री बॉन्ड एट, यहां पर लिखो फ्री बॉन्ड एट नेक्स्ट टू sp2 कार्बन, फ्री बॉन्ड एट sp3 कार्बन। वो कहां पर रहेगा? नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू sp2 कार्बन। क्लियर? और वो जो जिस कार्बन के साथ फ्री बॉन्ड है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए? sp3।
ये हो गया हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास, ये है एलाइल। ये कौन सा एलाइल, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3, और इससे पहले वाले का कौन सा है, sp2। क्लियर। नेक्स्ट आता है इथाइलिन। इथाइलिन किसको बोलते हैं? इथाइलिन में हमारे पास क्या रहने वाला है, इथाइलिन की अगर अपन बात करें तो इथाइलिन में हमारे पास बहुत ही सिंपल सी चीज है, CH2CH2। इथाइलिन जैसे इथीन है वहीं से आया है। इथीन क्या होता है, जब एल्किन कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो दो एडजेसेंट कार्बन पर ये आ जाएगा हमारे पास। एल्काइलिन भी बोल सकते हो आप इसको। एल्काइलिन में हमारे पास क्या होगा, ये इथाइलिन इसलिए बोला क्योंकि दो कार्बन है। प्रोपाइलिन होता तो हमारे पास क्या होता, प्रोपाइलिन में क्या होता, प्रोपाइलिन में क्या हो जाता, प्रोपाइलिन में 1 2 3, बट वही दो कार्बन ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास इथाइलिन। यहां पर मान लीजिए क्लोरीन है तो ये क्या हो जाएगा, इथाइलिन। इथाइलिन, अब यहां पर ध्यान रखना, इथाइलिन क्लोराइड। डाइक्लोराइड अगर आपने लगा दिया तो रॉन्ग है, क्योंकि इथाइलिन में ऑब्वियस है कि दो वैलेंसी फ्री है, तो उनके साथ अगर यहां पर क्लोराइड लिखा हुआ है तो वो क्लोराइड ही है। सेम चीज यहां पर है। अगर इथाइलिडीन में क्या होगा, इथाइलिडीन में हमारे पास एक ही कार्बन से दोनों वैलेंसी फ्री है, ये है इथाइलिडीन। तो अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पर ऐसा आ गया कि इस पर क्या जोड़ देता हूं मैं, Cl, तो इसको क्या बोल दूंगा, इथाइलिडीन। और क्या आ गया, दो कार्बन मतलब क्लोराइड। क्लियर, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंपाउंड्स है जिनका सोर्स के बेसिस पर, कि भैया वो कहां से आए हैं, कहां से मिले हैं, डिस्कवरी के बेसिस पर उनका नेम रखा गया है। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास जैसे फॉर्मिक सिट्रिक, ये काफी एसिड्स है जिनकी स्ट्रक्चर आप नहीं जानते हो जनरली, या जो ज्यादा फेमस है। कुछ और भी है, जैसे हमारे पास MEOH, मिथाइल एल्कोहल है, मार्स गैस वगैरह, वो भी हमारे CH4 है ना। तो ये सारी चीज भी है, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और जो थोड़े मतलब कम पता रहते हैं जनरली, वो मैंने यहाँ पर यूज किए। तो यहाँ पर एसिड दे रखे हैं, यहाँ पर उनके सोर्स दे रखे हैं, और यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर दे रखी है। फॉर्मिक, फॉर्म का मतलब अभी अपन पढ़ेंगे, एक कार्बन जब होता है उसको फॉर्म बोलते हैं, दो कार्बन होता है उसको एसिड बोलते हैं। क्लियर। तो ये फॉर्मिक, ये एसिड। मैलिक, टार्टरिक और सिट्रिक एसिड को अगर देखोगे तो थोड़े एक जैसे से। मैलिक में क्या है, यहाँ पर CHOH COH CH2 COH। मैलिक से अगर टार्टरिक पे जाओगे तो इधर से H को हटा के OH लग जाएगा, मतलब ऐसा जरूर नहीं लेफ्ट राइट कहीं पर भी, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में क्या होगा हमारे पास कि एक H को हटा के यहां पर हमारे पास एक कार्बन है जिस पर OH है, एक कार्बन क्या है हमारे पास, OH। यहां पर अब ये देखिए CH2 COH है, तो इस कार्बन को भी हटा के क्या, इस हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा देते हैं, CH2 COH। मतलब मैलिक से टार्टरिक और सिट्रिक बना सकते हो। सिट्रिक में क्या होगा, एक कार्बन और ऐड हो जाएगा H को हटा के, C4 कार्बन ऐसे याद रख लेना। सिट्रिक में क्या है, कार्बन आ रहा है, यहां पर एक कार्बन CH2 COH आ जाएगा। और यहां पर मैलिक था, सॉरी टार्टरिक था, तो टार्टरिक में क्या आ जाएगा, एक H को हटा के OH आ जाएगा। क्लियर। ऑक्जेलिक COH मतलब याद रखनी है स्ट्रक्चर, में बता दिया आपको। लैक्टिक एसिड ये आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज में पढ़ा होगा, यहां से एग्जांपल देते हैं जनरली, है ना। नेक्स्ट आता है, ये याद ही रखने आपको बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेराइव्ड सिस्टम। दूसरे सिस्टम पर आ गए अपन, डेराइव सिस्टम। तो डेराइव सिस्टम पर हमारे पास दो तरीके से फंक्शनल ग्रुप को डिवाइड किया गया है। कैसे, एक वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन नहीं है, बट इस फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O कीटोन को रखा गया है। दूसरा हमारे पास वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन है। क्लियर। इसमें C डबल बॉन्ड O को नहीं रखा गया। क्लियर। डेराइव सिस्टम में नेम लिखना बहुत इजी है, सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। फर्स्ट नेम यानी कि प्रेफिक्स, सेकंड नेम यानी कि सफिक्स। इस तरीके से नेम लिखना है बस। इनका अलग अलग यूज होगा प्रेफिक्स और सफिक्स का। तो अब जिन कार्बन में, सॉरी जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, तो उनमें सफिक्स एज इट इज उस फंक्शनल ग्रुप का पूरा नाम लिखा जाएगा। फंक्शनल ग्रुप्स के नाम जैसे यहां पर आ गया, सफिक्स क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप्स का नेम SO3H सल्फोनिक, OH एल्कोहल, SH थायो एल्कोहल, O ईथर, C डबल बॉन्ड O कीटोन। क्लियर। इसके लेफ्ट और राइट में जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा आ गया, ये आ गया C डबल बॉन्ड O, ये आ गया CH2CH3। क्लियर। किस तरीके से नाम लिखना है मैं बता देता हूं। ये क्या आ गया, CH3। तो अब देखो ये है कीटोन, ये कीटोन है, तो इसको अब कार्बन अपने आप से, कार्बन जो है कीटोन में चला गया, अब ये बचे, तो एक साइड क्या है इथाइल और एक साइड क्या है मिथाइल। तो अपन लिखेंगे इथाइल मिथाइल और क्या बोल देंगे, कीटोन। ये प्रेफिक्स हो गए और ये क्या हो गया, सफिक्स। इस तरीके से नेम लिखना है आपको। क्लियर। दो लोग हैं जिनको सब जगह जाना है, मेरे को इधर भी रहना है, मेरे को उधर भी रहना है, रोना धोना लगा रखा है, वो है नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। तो ध्यान रखना, जब आप ऐसे कार्बन को सफिक्स में इंक्लूड कर लोगे,
कार्बन को सफिक्स में इंक्लूड कर लोगे तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड, मतलब साइनाइड का मतलब ये कि इस कार्बन को काउंट कर लिया गया है, आइसोसाइनाइड का भी मतलब इस कार्बन को काउंट कर लिया गया है। बट अगर मान लीजिए हमारे पास इस कार्बन को काउंट नहीं करना है तो उस वाले केस में आपको इसका सफिक्स यूज करना नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, जो अपन आईयूपीएसी में भी यूज करते हैं। क्लियर। इनका जो प्रेफिक्स आएगा, प्रेफिक्स हाइड्रोकार्बन के जो रेडिकल है वही नेम है जो अपन ने अभी पढ़े, सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी, नियो वगैरह वो सारे हैं वो आएंगे। तो प्रेफिक्स आगे हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन के फ्री रेडिकल थे वो सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का नेम। अब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें हमारे पास कार्बन हो तो उनमें क्या है, उनका फंक्शनल ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ सफिक्स यूज किया जाएगा, तो उनमें पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप का नाम यूज नहीं किया जाता है जनरली। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सफिक्स जो है सिर्फ इक एसिड, एनहाइड्राइड का इक एनहाइड्राइड, एस्टर का एट, एसिड एलाइड का आइल हैलाइड, एमाइड का एमाइड, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड, सीएन नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। क्लियर। अब की और प्रेफिक्स के लिए जो मैंने आपको अभी बताया था कि प्रेफिक्स यहां पर जो अपन ने बात की है कि यहां पर जो दे रखा है, तो प्रेफिक्स के लिए इनका अलग है नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग। अगर एक कार्बन आता है तो फॉर्म, दो आता है तो एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, वेलर। ये सभी, ये और ये दोनों ही डेराइव सिस्टम नेम है हमारे पास, आईयूपीएसी नेम नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। बस अलग अलग है कि हमारे पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन है तो उनके लिए 1 2 3 4 के लिए अलग नंबर है और यहां पर हमारे पास उनका सफिक्स अलग यूज किया गया है, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन ही नहीं है तो उनको एज इट इज फंक्शनल ग्रुप के नाम से रखा गया है। कुछ एग्जांपल करा देता हूं जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो। जैसे यहां पर बात करते हैं, हमारे पास ये एस्टर है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो इसका नेम क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया मैथिल। सबसे पहले तो इसका नेम लिखते हैं, हमारे पास ये क्या आ गया, मैथिल। क्लियर। अब हमारे पास ये तो CH3 का नेम आया, अब इसका नेम अगर इनको लिखना है तो कितना कार्बन है, एक, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया प्रेफिक्स, अब आ जाएगा फॉर्मेट, मतलब सॉरी ये हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट का टाइम हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है ना, तो आर वाला जो पार्ट है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, तो ये आर डैश का नेम सबसे पहले लिखना होता है एल्किल, मैथिल हो गया, मिथाइल हो गया। क्लियर। अब इसके बाद एक कार्बन है, ध्यान रखना ये एक कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का, तो ये फॉर्म और इसका सफिक्स का यूज होता है 8। जैसे इसी का मैंने दूसरा लिया जिससे कि आपको क्लियर हो, और मैथिल तो आ गया किसके लिए, जो यहाँ पर OCH3 है उसके लिए, और यहां कितने कार्बन है, एक और एक दो, एक दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड, तो ये हो जाएगा एसिटेट। सफिक्स क्या लग रहा है 8, प्रेफिक्स क्या है एसिड। यहां पर क्या है एसिड, प्रेफिक्स दो कार्बन है और एक एसिड, ये क्या हो गया इसका सफिक्स। क्लियर। यहां पर अगर बात करें, अब ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है तो प्रेफिक्स क्या इस एल्काइल पार्ट का, तो ये क्या है टर्सरी, तो इसको क्या बोलेंगे टर्सरी, और क्या आ गया ब्यूटाइल, और अब एज इट इज पूरा नेम, ब्यूटेनॉल मत लिख देना, टर्सरी ब्यूटाइल, और OH, OH क्या है एल्कोहल, क्योंकि ये इनके नेम से ही डेराइव हो रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास CN, तो अब यहां पर ध्यान रखना, अगर आपको कार्बन काउंट करना है, जैसे मान लीजिए इसके कार्बन को आपको काउंट करना, मतलब साइनाइड यूज करना है, तो साइनाइड यूज करना है तो आप बोलोगे इथाइल, क्या बोलोगे इथाइल साइनाइड। क्लियर। और अगर आपको कार्बन काउंट नहीं करना है तो आप क्या बोलोगे इथाइल नाइट्राइल, क्या बोलोगे इथाइल, सॉरी प्रोपाइल नाइट्राइल, क्योंकि अभी आपने कार्बन काउंट नहीं किया है तो क्या बोलोगे प्रोपाइल नाइट्राइल। क्लियर। ये आ जाएगा हमारे पास, समझ में आ गई बात, डिफरेंस मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। दो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास, दो अलग टाइप के नेम है, वो हमारे पास क्या है कि एक आता है एक्राइल। एक्राइल किसके लिए आता है, जब 3 कार्बन होते हैं और डबल बॉन्ड कहां पर हो, इसके लिए होता है एक्राइल। और एक आता है हमारे पास क्रोटो, क्रोटो क्या होता है हमारे पास, जब 4 हो बट डबल बॉन्ड यहीं पर हो, किस पर, सेकेंडरी पर, ये आ गया हमारे पास, 4 कार्बन हो तो उसको ये बोलते हैं। क्लियर। 3 कार्बन, यहां पर ऐसे लिख सकते हो 3 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड, यहां क्या लिखोगे 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड, 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड, ऐसे। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आ गया C डबल बॉन्ड OH, कितने कार्बन है 3, और सेकंड पर क्या है डबल बॉन्ड, तो इसको बोलोगे आप एक्राइल, और उसके बाद क्या आएगा सफिक्स क्या है एल्डिहाइड, सफिक्स क्या है एल्डिहाइड का एल्डिहाइड है, तो यहां पर आ जाएगा एल्डिहाइड। क्लियर। अगर मान लीजिए यहां पर COH होता तो एक्राइलिक एसिड, अगर यहां पर ये क्या होता CH2
डबल बॉन्ड CH और ये क्या आ गया COOH, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, एक्राइलिक एसिड। क्या बोल देते हैं, एक्राइलिक एसिड, क्योंकि इसका सफिक्स क्या है, इक एसिड। सेम चीज यहां पर है, क्रोटो में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये आपको नेम आया होगा अगर आपका का एल्डिहाइड वाला चैप्टर हो गया है और वहां पर एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ लिया तो आपने इसका नेम पढ़ा होगा क्रोटोनो एल्डिहाइड। तो 4 कार्बन हो, अगर डबल बॉन्ड यहां पर हो तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोटो, और डबल बॉन्ड भी है और सफिक्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तो इसलिए क्या आ गया, क्रोटोनो एल्डिहाइड। क्लियर। अब आता है अपन को जिसका इंतजार था, वो है हमारे पास IUPAC। अब क्या है हमारे पास, IUPAC। तो अगर IUPAC की बात करें तो IUPAC में 3 नाम है, थोड़ा अपडेट दिया, पहले हमारे पास 2 ही थे, डेराइव्ड नेम में हमारे पास 2 ही थे, कौन कौन सा, एक प्रेफिक्स एक सफिक्स। इन्होंने क्या किया, थोड़ा अपडेट, बोले 3 नाम आएंगे, फर्स्ट सेकंड और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम हमारे पास हो गया, उसको बोलते हैं जो पहले लगता है उसको बोलते हैं हमारे पास प्रेफिक्स, एक हो गया हमारे पास मिडिल नेम वर्ड रूट, और एक हो गया लास्ट नेम जिसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। क्लियर। प्रेफिक्स और सफिक्स जो सबसे पहले आ रहे हैं उनको 2-2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी। सेकेंडरी हमेशा ही दूर रखा गया है, चाहे प्रेफिक्स हो चाहे सफिक्स हो, यहां पर भी सेकेंडरी सफिक्स लास्ट में। और ये तो जब कभी भी आपको IUPAC नेम लिखना हो तो आपको लेफ्ट से राइट चलना है, किधर चलना है, लेफ्ट से राइट चलना है। मतलब आपको IUPAC नेम सबसे पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स, देन प्राइमरी प्रेफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, देन हमारे पास प्राइमरी सफिक्स और देन सेकेंडरी सफिक्स। अगर कोई इनमें से प्रेजेंट नहीं हुआ, मान लीजिए हमारे पास ये प्रेजेंट नहीं हुआ तो इसको स्किप कर दो, यहां पर आ जाइए। अगर ये भी प्रेजेंट नहीं हुआ तो डायरेक्टली यहां से स्टार्ट, अगर ये तो कंपाउंड ही नहीं होगा भाई, ये तो जरूरी है, वर्ड रूट तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर। प्राइमरी सफिक्स भी होगा ही होगा, ये लास्ट का और स्टार्टिंग के 2, इनका होना नहीं होना जरूरी नहीं है, बट बीच वाले जो 2 है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर। अब ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रेफिक्स की। प्रेफिक्स कितने टाइप के हमारे पास, 2, एक कौन सा है सेकेंडरी और एक कौन सा है प्राइमरी। तो अगर सेकेंडरी प्रेफिक्स की बात करूं तो बेटा सेकेंडरी प्रेफिक्स हमारे पास बताता है सब्स्टिट्यूएंट को, जो मेन चेन के साथ जुड़ी हुई एल्काइल चेन हो सकती है, साइड चेन आर। क्लियर। आर को क्या बोलते हैं अपन, एल्काइल, आर को क्या बोलते हैं, एल्काइल। एल्क मतलब हमेशा ही ध्यान रखना, एल्क जो है, एल्क कहीं पर भी आएगा वो नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, किसको बताता है, नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर मान लीजिए आर में एक कार्बन हुआ तो उसको एल्क मतलब कार्बन से रिप्लेस कर दो, एक कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ, तो वो उसका नेम हो जाएगा मिथाइल। 2 कार्बन होंगे, एथ, फिर बाद में क्या लगेगा, आइल, इथाइल, इस तरीके से। सेम अगर मान लीजिए OR आ गया तो इसका नेम होता है एल्कोक्सी। तो अगर एक कार्बन मिथोक्सी, 2 कार्बन इथोक्सी, 3 कार्बन प्रोपोक्सी। क्लियर। इस तरीके से आएगा। देन एक्स, एक्स तो हेलो है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, एन नाइट्रो, एन डबल बॉन्डो नाइट्रोस। जूनियर फंक्शनल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं, कैसे अभी मैं बताऊंगा आपको आगे, कि अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रखना ये भी दिमाग में रहता है कि सर ये ROR, ये तो ईथर है, मतलब अगर इसके साथ OR के साथ लेफ्ट साइड में क्या जुड़ा हो, R, तो सर ये तो ईथर हो गया, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। हाँ बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप तो है, बट ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास 13 आएंगे, जो मैं आपको टेबल में आपको दिखाऊंगा, वही आपको देखने हैं कि वही मेन फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं जिनका अपन को सफिक्स यूज करना है। बाकी सब जो भी आ रहे हैं, जैसे यहां पर हेलोजन आ रहे हैं, NO2 आ रहा है, N डबल बॉन्ड आ रहा है, OR आ रहा है, ये सब प्रेफिक्स होते हैं हमेशा ही, मतलब इनका प्रेफिक्स यूज किया जाएगा। क्लियर। देन आता है हमारे पास प्राइमरी। प्राइमरी किन के लिए यूज किया जाता है, अगर हमारे पास कंपाउंड साइक्लिक है तो अपन यूज करते हैं फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। जनरली साइक्लो, अगर बाईसाइक्लो है तो बाईसाइक्लो स्पाइरोवोज, मतलब कुल मिला के साइक्लिक कंपाउंड। देन आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट किसको बताता है, वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन बोल दीजिए या पेरेंट चेन बोल दीजिए, मैं अभी पेरेंट चेन बोल रहा हूं, PC। जो पेरेंट चेन होगी उसमें नंबर ऑफ कार्बन, ये कैसे पता चलेगा कितने कार्बन है, वो अपन अभी डिसाइड करेंगे कि पेरेंट चेन को कैसे डिसाइड किया जाता है। इसमें जिस हिसाब से नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे उस हिसाब से हमारे पास यहां पर बता रखा है। क्लियर। जैसे यहां पर हमारे पास मेथ, प्रोब्यूटेंट, ये आप सभी को आता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्राइमरी सफिक्स। हमारे पास सफिक्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा है, एक हमारे पास वही प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी जो सफिक्स है वो यूज होता है मेन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, किसके लिए यूज होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए। अगर वो होगा तो यूज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। क्लियर। अब आता है हमारे पास प्राइमरी। क्या आता है, प्राइमरी। तो प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो मेन चेन में, मेन चेन जो होगी, पेरेंट चेन लिख दीजिए आप, पेरेंट चेन या मेन चेन जो भी है, पेरेंट चेन में
कार्बन कार्बन बॉन्डिंग बताएगा, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग को बताएगा। क्लियर कि जो मेन चेन है वो सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है। अगर हमारे पास सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यूज करते हैं एन। अगर एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उस वाले केस में यूज करते हैं इन। अगर एक भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कोई एक भी, तो उस वाले केस में यूज करते हैं आइन। क्लियर। अगर हमारे पास कोई भी दो डबल बॉन्ड हो गए मान लीजिए, तो उसके केस में यूज करते हैं डाई इन। क्लियर। अगर मान लीजिए दो ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो डाई आइन। क्लियर। ऐसे यूज करते हैं हमारे पास। बात समझ में आ गई? ये आपको यूज करना है। अगर मान लीजिए सेकेंडरी प्रेफिक्स नहीं है तो यूज नहीं करेंगे। क्लियर। यहां पर हमारे पास एक पॉइंट याद रखेंगे, वो क्या है, यहां पर मैं लिखवा देता हूं आपको अलग से। इफ प्राइमरी सफिक्स में डाई, मतलब जैसे डाई इन, ट्राई, टेट्रा, ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं, आर यूज्ड, देन वर्ड रूट, यहां पर जो वर्ड रूट है हमारे पास, यहां जो वर्ड रूट है उसको यूज करते हैं अपन एल्क। एल क्या बता देता है? नंबर ऑफ कार्बन को, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ये एल्क जो है, मतलब एल्क मतलब मेथड प्रोब्यूट, तो इनकी जगह क्या हो जाएगा, वर्ड रूट जो है वो एल्क ना होके क्या लग जाएगा उसमें, ए और लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ए, मतलब वो यूज होगा एल का, मतलब मैथ की जगह, मैथ तो होगा ही नहीं, मतलब एथ भी नहीं होगा, प्रोप हो सकता है, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास देखते हैं कि भैया सेकेंडरी सफिक्स कब यूज होता है। बाकी सबके बारे में अपन ने बात कर लिया। तो सेकेंडरी सफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए यूज होता है, और मेन फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास यहां पर है। क्लियर। ये आपके पास टेबल बनाई गई है, सभी फंक्शनल ग्रुप्स की यहां पर टेबल बनाई गई है। क्लियर। ये इसी ऑर्डर में आपको याद रखने हैं जिस ऑर्डर में यहां पर लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। इसी ऑर्डर में याद रखना बहुत इजी है, मतलब एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ऑलरेडी याद होंगे। किस तरीके से, सबकी अलग अलग ट्रिक है, अगर आपने ट्रिक बना रखी उससे याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं किस तरीके याद रखता हूं, सबसे पहले एसिड आगे दो, कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक। क्लियर। अब अगर मान लीजिए जैसे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ऐसा कंपाउंड हुआ जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे कंपाउंड हुआ जिसमें एक से ज्यादा क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप है, उस वाले केस में अपन क्या करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो, अगर मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है और एस्टर आ रहा है, तो आप क्या करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया जूनियर फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गई बात? मतलब पहले वाला मेन होगा, बाद वाला जूनियर होगा, और उस वाले केस में इसका अपन सफिक्स यूज करेंगे, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप का ही सफिक्स यूज किया जाएगा ओनली, और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है उसका प्रेफिक्स यूज किया जाएगा। यहां पर सफिक्स और प्रेफिक्स सभी के लिखे गए हैं। क्लियर। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले एसिड याद कर लेंगे, उसके बाद बड़े फंक्शनल ग्रुप में एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड एलाइड और एमाइड आएगा। उसके बाद ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आता है, वो है नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल आ गया। उसके बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा डबल बॉन्ड वाले एल्डिहाइड और कीटोन। देन हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाले कौन कौन से, एल्कोहल, थायोएल्कोहल और एमाइन। ये आ गया हमारे पास 13। अब आप यहां देखोगे कि कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन है, उनके सफिक्स में रेड कलर से अलग से लिखा गया है। ये स्पेशल सफिक्स है। ये क्या है? स्पेशल सफिक्स। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एनाइड। मतलब इनमें सफिक्स में अगर आप देखोगे तो आपको कार्बो वर्ड यूज हो रहा है जनरली। ये कब यूज होगा अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में, बट अभी थोड़ा सा बता देता हूं। ये तब यूज करेंगे जब मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट ही नहीं हो रहा है। ऐसी कुछ कंडीशन आ जाती है कि अगर मेन चेन वाला जो कार्बन है उसको अपन, सॉरी मेन चेन में जो कार्बन, मेन चेन है हमारी, पेरेंट चेन है, उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ही अगर आप काउंट नहीं कर पाए तो उस वाले केस में ये जो रेड वाले सफिक्स है, जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग अपन यहां पर यूज करेंगे। क्लियर। ये वही फंक्शनल ग्रुप है जिनमें कार्बन है, अदरवाइज विदाउट कार्बन वालों में तो ये पंगा आएगा ही नहीं। क्लियर। चलिए भाई, अब अपन अगर बात करें यहां पर, ये आ गया। अब आता है रूल्स। किसके रूल्स है हमारे पास? रूल्स है मेन चेन के। किसके हैं? मेन चेन सिलेक्शन के। तो सबसे पहले मेन चेन सिलेक्शन के जो हमारे पास रूल्स है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है मेन फंक्शनल ग्रुप को। ध्यान रखना, पूरा आईयूपीएसी सिस्टम लगा लीजिए, चाहे आइसोमेरिज्म लगा लीजिएगा,
ये सब एक ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है, जो भी आप गेम खेलते हो देखा हो कुछ भी ऐसा, जिसमें लीग टूर्नामेंट नहीं होते, नॉकआउट टूर्नामेंट होते। नॉकआउट टूर्नामेंट का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो रूल है, अगर मैं चीजें डिसाइड कर पा रहा हूं फर्स्ट रूल के बेसिस पर, मतलब फर्स्ट रूल के बेसिस पर ही ये चीज डिसाइड हो गई कि मेन चेन कौन सी है, तो बाद वाले रूल में नहीं देखूंगा, आगे के मैच उसको नहीं खिलवाए जाएंगे। हाँ, अगर मान लीजिए पहला वाला मैच टाई हो गया, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप से हमारे पास दो मेन चेन आ रही है मेन फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, तो अपन रूल नंबर 2 पर जाएंगे। अगर रूल नंबर 2 से चीजें डिसाइड हो जाती है, फिर ये नहीं देखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किस पेरेंट चेन में आ रहे हैं, नहीं, कोई मतलब नहीं। किससे डिसाइड करेंगे? अनसैचुरेशन से ही डिसाइड होगा। फिर ये मत देखना अरे सर इस वाली चेन में तो मेन चेन में पेरेंट नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा रहते, कोई सेंस नहीं है उसका, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट है, वो वाली टीम यहीं पर बाहर हो गई थी, तो उसमें कार्बन चेन वगैरह देखने का कोई सेंस नहीं है। क्लियर? तो क्या है प्रायोरिटी? प्रायोरिटी सबसे पहले वही फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाद आता है हमारे पास एल्कीन। क्या आता है? एल्कीन और एल्काइन, मतलब अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन बोलते हैं किसको है? पाई बॉन्ड को। अनसैचुरेशन यहां पर जो है मतलब क्या है? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है मैंने कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी पर रखना है ट्रिपल बॉन्ड से, नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला, आप देख सकते हो यहां पर कुछ नहीं लिखा मैंने ऐसा। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए पेरेंट चेन में। पेरेंट चेन में क्या होने चाहिए? मैक्सिमम नंबर। अगर इन दोनों से बात नहीं बन रही तो अपन रूल नंबर 3 पर जाएंगे, वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। अगर मान लीजिए उससे भी बात नहीं बने तो फिर अपन नेक्स्ट पर बात करेंगे, उसमें होने चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जिस मेन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे, सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट्स वगैरह, उसको सेलेक्ट करें। इससे भी बात नहीं बनती है तो देखेंगे लोवेस्ट नंबर टू फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, मतलब दो कार्बन चेन ऐसी आ रही है जिनमें यहां तक चीजें टाई हो रही है, तो आप उसमें जब नंबरिंग करोगे, सॉरी मेन चेन जब सेलेक्ट करोगे, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दोनों में सेम है, बट ऐसा हो सकता है कि किसी में सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर आ रहा है, किसी में सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पर आ रहा है, तो 2 नंबर वाला जिसमें जिस मेन चेन में 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो हमारी मेन चेन हो जाएगी। जैसे एग्जांपल्स की अपन बात करते हैं यहां पर कि हमारे पास मान लीजिए ये मेन चेन है। क्लियर? यहां पर अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मतलब कार्बन तो हमारे पास टोटल कितने आएंगे? 5 ही आएंगे। क्लियर? तो यहां पर 1 2 5 आएंगे। अब अगर मैं स्ट्रेट चेन लूंगा, देखो दो फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं, अनसैचुरेशन है, तो मैक्सिमम में दो ही अनसैचुरेशन को इंक्लूड कर सकता हूं। तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि जब मैं इधर जाऊंगा तब भी दो अनसैचुरेशन आ रहा है। अनसैचुरेशन मतलब ये मत करना टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर रहे हो, ये नहीं करना है। क्लियर? ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है यहां पर कि टोटल नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, यहां पर अनसैचुरेशन 2, इधर भी अनसैचुरेशन कितने आ रहे हैं? 2। तो आपको सिंपल ये करना है यहां पर कि जब इधर से इधर जाओगे तो हमारे पास कितने आ रहे हैं? 2 अनसैचुरेशन, इधर से इधर जा रहे हो 2 अनसैचुरेशन, बाकी टाई हो रखा है, क्योंकि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी अगर आप इसको मेन चेन काउंट करोगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, अगर आप इसको मेन चेन काउंट करोगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, नंबरिंग वगैरह सब कुछ सेम आ रही है। तो इस वाले केस में आपको क्या करना है कि मेन चेन जो हमारी होगी वो कौन सी हो जाएगी? जिसमें दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं वो हमारी मेन चेन होगी, पेरेंट चेन। क्लियर? बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इसी को सेलेक्ट करना है। यहां पर अगर देखोगे तो फिर से वही सेम केस है, बस डिफरेंस इतना है कि अगर आप इस चेन को ऐसे सेलेक्ट करते हो, तो अगर आप ऐसे सेलेक्ट करते तब भी हमारे पास दो ही अनसैचुरेशन आता, अगर मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूं तब भी मेरे पास दो ही अनसैचुरेशन आ रहे हैं। बट इधर सेलेक्ट करने का बेनिफिट ये हुआ कि इसमें सिलेक्शन के बाद मेन चेन में दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए हमारे पास? दो। अगर आप ऐसे जाते तो उसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट आता। तो अब देख लीजिए मैंने यहां पर डबल बॉन्ड को बाहर छोड़ के ट्रिपल बॉन्ड को लिया, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डबल और ट्रिपल में से जब टाई हो रखा है, सभी रूल बराबर हो जाए, उस वाले केस में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, अदरवाइज नहीं देनी है। जब सभी रूल में हमारे पास टाई हो जाए तभी डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे। क्लियर? व्हेन ऑल रूल्स आर टाई देन इन एंड आइन देखना है। उस वाले केस में इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे। क्लियर? और इसीलिए इन मतलब डबल बॉन्ड में ई से स्टार्ट होता है, आई ट्रिपल बॉन्ड में वाई से स्टार्ट होता है, इसलिए डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर बात करें तो आप ध्यान से देखना, यहां पर अगर आप बात करोगे तो इधर दो अनसैचुरेशन मिल रहा है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारी? मेन फंक्शनल ग्रुप, वो कौन है? कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन, एमाइन, NH2। तो इस वाले केस में अपन इसको मेन चेन काउंट करेंगे। इवन 1 2 3 4 4 ही कार्बन आ रहे हैं, इधर चलते तो 1 2 3 4 5 कार्बन आते, बट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हमारे पास? ये। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए भाई नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट दे रखा है कि बेंजीन के केस में अगर
साइड चेन हमारे पास जो दे रखी है वो नॉर्मल साइड चेन है, उसमें कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं हो रखी है, कोई सबस्ट्रेट वगैरह नहीं लगा हुआ, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं लगा हुआ, मतलब अनसैचुरेशन नहीं है, तो बेंजीन मेन चेन होगी और वो साइड चेन होगी। बट अगर साइड चेन में कुछ भी लगा हुआ है, सबस्ट्रेट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी कुछ भी लगा हुआ है, तो फिर वो साइड चेन चाहे कितने ही कम कार्बन की क्यों ना हो, वो मेन चेन बन जाएगी और बेंजीन हमारे पास एज ए सबस्ट्रेट यूज होगा। जैसे यहां पर अगर बात करें तो ये है, यहां पर 2 कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे अपन, मेन चेन क्या है हमारे पास, बेंजीन, तो ये इथाइल, इसका सब्स्टिट्यूएंट यूज किया गया एल्काइल, और ये क्या आ गया, बेंजीन। क्लियर। बट अगर यहीं पर बात करते हो आप इस वाले केस में, तो अब देखना यहां पर साइड चेन में क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट, तो अब ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। नंबरिंग इधर से करेंगे। अब नंबरिंग के लिए अभी अपन रूल पढ़ेंगे, तो उस वाले केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। ये क्लोरो है, ये क्या है, फिनाइल, तो ये 1 ये 2, मतलब नंबरिंग इधर से होगी 1 क्लोरो 2 फिनाइल और इथेन, ये नेम आएगा। क्लियर। 1 क्लोरो 2 फिनाइल और क्या आ गया, इथेन। क्लियर। ये कुछ हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं, अगर पीएच हो उसका सफिक्स प्रेफिक्स यूज करना है फिनाइल, PHCH2 को बेंजाइल, PHCH 2 वैलेंसी फ्री है बेंजल, 3 वैलेंसी फ्री है उसको क्या बोलते हैं, बेंजो। क्लियर। नेक्स्ट आता है रूल्स फॉर नंबरिंग। नंबरिंग के लिए क्या है, नंबरिंग के लिए भी सेम ही रूल है, ज्यादा कुछ चेंज है नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, मेन फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग देनी है, जितना उसको मिनिमम ट्राई करना है, वो ध्यान रखिएगा, मिनिमम। मिनिमम का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि 1 ही देना है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हुआ जिसमें कार्बन ना हो, या कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हुआ जो बीच में भी आ सकता है जैसे कि कीटोन, तो वहां नंबरिंग 1 देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वहां नंबरिंग देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्लियर। मिनिमम ट्राई करना है, ध्यान रखिएगा, पहले मेन चेन सेलेक्ट करना, मेन चेन सेलेक्ट होने के बाद में देन आपको नंबरिंग करनी है लेफ्ट या राइट से, जिधर से भी मेन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिले। क्लियर। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है या दोनों साइड से मेन फंक्शनल ग्रुप को सेम मिल रहा है, तो उसके बाद अनसैचुरेशन देखते हैं। अनसैचुरेशन वही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर से बता रहा हूं, यहीं पर डिसाइड मत करने ना इन आइन वाला, वो लास्ट पॉइंट आएगा सबसे, जब सब कुछ टाई हो जाएगा तब इन और आइन को देखना है। उसके बाद अगर यहां से भी बात नहीं बन रही है तो नेक्स्ट रूल आता है लोवेस्ट पोजीशन टू सब्स्टिट्यूएंट, मतलब उस साइड से नंबरिंग करना जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। और अगर इससे भी बात नहीं बन रही है देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब जैसे अगर एक तरफ मिथाइल आ रहा है, एक तरफ इथाइल आ रहा है, या एक तरफ ब्रोमो और क्लोरो दोनों की पोजीशन सेम है, तो ब्रोमो वाली साइड से प्रायोरिटी दी जाएगी, बिकॉज ब्रोमो का अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है। क्लियर। यहां पर अगर बात करें, अब यहां पर एक बहुत ही शानदार चीज है, जैसे कि अगर आप यहां पर टेबल में देखोगे, तो टेबल में आपको यहां पर एक बहुत ही शानदार चीज दिखाई दे रही होगी, जिससे आप थोड़ी घबरा गए होंगे कि सर यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है ये 2 है, प्रेफिक्स जो है फॉर्माइल और ऑक्सो, तो इस चीज को भी अपन यहां पर समझेंगे कि हमारे पास कब फॉर्माइल यूज होगा, कब ऑक्सो यूज होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 5 कार्बन की मेन चेन है। क्लियर। तो यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन चेन क्या होगी हमारे पास, मेन चेन हमारे पास हो गई ये मेन चेन। नंबरिंग किधर से होगी, अब ध्यान देना, अनसैचुरेशन यहां से है बट नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। क्यों होगी इधर से, क्योंकि इधर एल्डिहाइड है जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर। इस वाले केस में अगर बात करें हमारे पास, तो यहां पर डबल और ट्रिपल टाई हो रखा है, बिल्कुल इधर से भी 1 इधर से भी 1, और कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह कुछ नहीं, मतलब पूरा टाई, तो उस वाले केस में ही आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है 1 2 3 4। क्लियर। यहां अगर बात करोगे तो नंबरिंग का मतलब मेन चेन का तो कोई पंगा है नहीं, अब आपको नंबरिंग देखनी है, तो ध्यान से देखना, इधर पर गए, इधर से की तो 1 पे अनसैचुरेशन आ रहा है, इधर भी 1 पर अनसैचुरेशन आ रहा है, यहां 2 पर गए 3 4, नेक्स्ट अनसैचुरेशन यहां पर आ रहा है 4 पर, 1 2 3, यहां पर नेक्स्ट अनसैचुरेशन आ रहा है 3 पर, तो पहले वाला टाई हो गया। नेक्स्ट आगे जब बढ़े, जब तक पूरा कंपाउंड एक रूल से नहीं देख लिया तब तक दूसरे रूल पर नहीं जाना है, तभी टाई देखा जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि सर अनसैचुरेशन को यहां पर 1 और 3 मिल रहा है, यहां से अनसैचुरेशन को 1 और 4 मिल रहा है, तो ये नंबरिंग सही है। बोले सर डबल बॉन्ड आ रहे, अरे भैया डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, डबल बॉन्ड को तब देखते हैं जब हमारे पास सभी टाई हो रखे हो। तो यहां मैंने डबल बॉन्ड को देखा क्योंकि बाकी सभी रूल से टाई हो रखा था, यहां डबल बॉन्ड को मैं देखता अगर टाई हो रहा होता, बट टाई हो ही नहीं रहा। ये नॉकआउट टूर्नामेंट में जीत गया क्योंकि अनसैचुरेशन यहां 1 और 3 पर आ रहा है, यहां 1 और 4 पर आ रहा है, तो 1 और 3 वाला जीत गया। अब वो 2 डबल है 2 ट्रिपल है, कोई फर्क, अगर ये दूसरा ट्रिपल होता तब भी यही होता जो अभी डिसाइड किया है। समझ में आ गई बात, अगर ये दूसरा ट्रिपल होता तब भी यही होता। नेक्स्ट अगर बात करें अपन यहां पर, तो देखो इधर क्या आएगा, यहां 1 2 3 4 5 6, तो अब नंबरिंग अगर देखें 1 2 3, इधर से क्यों नहीं की सर, इधर से इसलिए नहीं की क्योंकि यहां 1 2 3 3 पर क्या आ रहा है,
क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं। अब दोनों में अनसैचुरेशन की पोजीशन सेम है, सिर्फ और सिर्फ फर्क किसका है? सब्स्टिट्यूएंट का। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट 3 पर आ रहा है, इधर से चलते तो 4 पर आता। अनसैचुरेशन की पोजीशन दोनों साइड से सेम है, इसलिए ये वाली नंबरिंग सही है। यहां अगर देखें तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये ब्रोमो ये क्लोरो दोनों 2 पर आ रहे हैं, बट ब्रोमो वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी रखी जाएगी, तो ये नंबरिंग है। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करें हमारे पास, तो पॉइंट आता है साइक्लिक कंपाउंड्स की, जब मेन चेन सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए। तो अगर साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों चीजें हमारे पास, मतलब ओपन चेन भी है, तो उस वाले केस में आपको क्या करना है कि ओपन चेन और साइक्लिक में अगर कभी भी टाई हो रखा है तो आपको साइक्लिक को प्रायोरिटी देनी है। बट अगर टाई नहीं हो रखा तो जो रूल है वही रूल है भाई, सिंपल सी बात है। मतलब अगर साइक्लिक कंपाउंड है, चाहे वो 10 कार्बन का हो, बट एसाइक्लिक वाले में दो कार्बन ही है और उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन वाला ही मेन चेन रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रिंग भी हो और ओपन चेन दोनों मेन चेन हो जाए, वो नहीं हो सकता। क्लियर? तो यहां पर अगर बात करें तो देखो, रिंग में भी 3 कार्बन है, बाहर भी 3 कार्बन है, तो मेन चेन हमारी ये हो गई 1 2 3। क्लियर? पेरेंट चेन। यहां पर अगर बात करोगे तो यहां पर भी इसमें 3 है, यहां पर 4। बोले सर अगर यहां 4 होते तो फिर ये मेन चेन हो ही जाती, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो फिर अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 3 थे, इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी पर रखा। यहां पर भी 3 3 है, बट यहां मेन चेन जो रखी जाएगी वो कौन रखी जाएगी हमारे पास? ये 1 2 3 मेन चेन हमारी। सर इसको क्यों रखा? क्योंकि अगर आप इसको मेन चेन रखते तो ये पूरा का पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट रहता, बट जब मैंने इसको मेन चेन रखा है तो एक क्लोरीन और एक ये साइक्लोप्रोपाइल, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किस में ज्यादा आ रहे हैं? इस वाले केस में ज्यादा आ रहे हैं, जब इसको मेन चेन ले रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू रूल्स चलेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल्स चलते हुए अगर सभी रूल्स में टाई हो रखा है, देन फिर साइक्लिक वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। क्लियर? अब आता है सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पेशल सफिक्स कब यूज होगा? तो स्पेशल सफिक्स जैसा कि मैंने आपको बताया, आप दिमाग में रखिए कि स्पेशल सफिक्स तब यूज होता है जब मेन चेन का जो कार्बन है, सॉरी मेन फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, उसको मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं, उसको काउंट नहीं कर पा रहा हूं, किसमें? पेरेंट चेन के कार्बन में। जब पेरेंट चेन का नेम लिख रहा हूं तो उसमें वो केस दो तरीके से हो सकता है। कैसा? पहला हमारे पास ऐसा हो सकता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड हो रिंग के साथ, जैसे कि हमारे पास यहां पर दे रखा है, तो इस वाले केस में इसका जो सफिक्स यूज होगा वो कौन सा यूज होगा? स्पेशल। स्पेशल यानी कि वो रेड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा। क्लियर? इसका नेम आएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक। नंबरिंग यहीं से होगी जहां मेन फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ है, नंबरिंग यहीं से होगी। अगर मान लीजिए यहां पर डबल बॉन्ड होता इस तरीके से, तो फिर अब उसके अकॉर्डिंग में पहला तो ये फिक्स है, अब ये 2 ये 3 ये 4 ऐसा हो जाएगा। क्लियर? अगर मान लीजिए यहां पर हमारे पास ये है, क्या इसमें डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं। तो अगर डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ तब ये पंगे नहीं लेने, पंगे तभी लेने जब डायरेक्टली जुड़ा हो, डायरेक्टली जुड़ा हो। तो यहां मेन चेन हमारी ये 1 और ये 2, 2 कार्बन की, सॉरी रॉन्ग हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप ये 1 और 2 ये ही रहेगा। इसका नेम आएगा 2 साइक्लोब्यूटाइल, या 2 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, साइक्लोब्यूटाइल इथेनोइक एसिड, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड है मान लीजिए, क्लियर, या फिर हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड है जब मेन फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा हो, मेन फंक्शनल ग्रुप कितने हो? 2 से ज्यादा हो, एंड वो तीनों ही या चारों पांचों जितने भी है मेन फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली जुड़े हो। ध्यान रखना पेरेंट चेन के साथ जुड़े होने चाहिए। 2 से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप अगर पेरेंट चेन के साथ सीधे जुड़े हुए हैं तो उस वाले केस में हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। बोले सर अगर ऐसा आ गया हमारे पास, इस वाले केस में भी क्या यूज करेंगे स्पेशल सफिक्स? ये आ गया सर OH, ये आ गया OH, ये OH, इसमें स्पेशल सफिक्स यूज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके लिए स्पेशल सफिक्स है ही नहीं। स्पेशल सफिक्स तो उन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स के लिए जिनमें मतलब कार्बन है, जिनमें स्पेशल सफिक्स अपन को यूज करना पड़ेगा। इसमें तो आप आराम से लिखिए 2 3 4 और ट्राइओल आ जाएगा आराम से, क्या दिक्कत है? पेंटेन 2 3 4 ट्राइओल, खत्म। तो कैसे होगा यहां पर? इफ मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू पेरेंट चेन, जैसे यहां पर ये जुड़ा हुआ है तो ये आ गया हमारे पास। इस वाले केस में क्या यूज करूंगा मैं? इनका स्पेशल सफिक्स यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? स्पेशल सफिक्स। क्यों? क्योंकि मेन चेन के साथ डायरेक्टली 3 जुड़े हुए हैं। क्लियर? अगर आप यहां पर ऐसे करते सर 5 कार्बन की चेन, तो आप ये 5 कार्बन की चेन नहीं ले सकते, आपको ये 3 कार्बन लेने पड़ेंगे और इनका स्पेशल सफिक्स ये मेन चेन में काउंट नहीं होंगे तीनों ही, इनके लिए ट्राई कार्बोनाइट्राइल ही यूज करना पड़ेगा। बट अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, अब यहां पर ध्यान से देखना, ये सी है, मेन चेन कौन सी काउंट करोगे आप? मेन चेन हमारी ये होगी, मेन चेन कौन सी होगी? ये।
क्या इसमें ये CN इसी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है? नहीं, यहां पर जुड़ा हुआ था, ये CN इसी से जुड़ा, यहां नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए यहां पर नॉर्मल ही यूज होगा, क्योंकि अब हमारे पास 3 से ज्यादा नहीं, अब 2 है। इनका नॉर्मल सफिक्स, इनका नॉर्मल सफिक्स, क्लियर। और ये भाई साहब बन गए सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका क्या यूज होगा? प्रेफिक्स यूज होगा, मतलब इसको बोलेंगे मिथाइल साइनो। क्या बोलेंगे? मिथाइल साइनो। तो इसका नेम हो जाएगा 1 2 3, 3 मिथाइल साइनो 1 पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल, क्लियर। इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है कि अगर ये मैंने मतलब थोड़ा सा आपको इजी करने के लिए बता दिया कि अगर हमारे पास मान लीजिए साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें अगर मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फिक्स है कि मेन फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग होगी, नंबर 1 वही रहेगा, जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन मतलब वो 13 में से। अगर मान लीजिए मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ और अनसैचुरेशन है, तो नंबरिंग अनसैचुरेशन से ही होगी, मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन ही 1 रहेगा। तो यहां पर वही लिखा हुआ है, इन साइक्लिक कंपाउंड से मेन फंक्शनल ग्रुप आर एब्सेंट। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो नंबरिंग उसी कार्बन से होगी जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर वहां से नहीं जुड़ा हुआ, मतलब वो नहीं है, मेन फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो एब्सेंट है, देन नंबरिंग अनसैचुरेटेड कार्बन से ही होगी। जैसे यहां पर है अनसैचुरेटेड कार्बन, मतलब या तो इधर से होगी या इधर से होगी, क्लियर। अब जो हमारे पास रूल है, अनसैचुरेटेड कार्बन इधर से चलोगे तो भी 1 पे आ रहा है, इधर से चलोगे तो भी 1 पर आ रहा है। यहां से ऐसे, या तो इधर ऐसे या ऐसे, ध्यान रखना डबल बॉन्ड आना चाहिए। कुछ ज्ञानी लोग ऐसे होंगे, ओ सर जी ऐसे कर दो, भैया यहां डबल बॉन्ड आपने काउंट ही नहीं किया है। जब आप डबल बॉन्ड को मेन चेन मतलब स्टार्टिंग में ले रहे हो, तो वो यहां पर आना चाहिए तुरंत, मतलब डबल बॉन्ड से होते हुए निकलना चाहिए आपको। यहां डबल बॉन्ड को छोड़ के जा रहे हो, मतलब आपने काउंट नहीं किया उसको, क्लियर। तो यहां पर हमारे पास 2 केस है, या तो ये या ये। बट यहां पर अगर जाओगे तो अनसैचुरेशन ही मिल रहा है 1 पर, बट यहां पर जाओगे तो अनसैचुरेशन के साथ सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है, तो सही नंबरिंग ये होगी, क्लियर। यहां पर अगर बात करोगे तो ध्यान रखना, जैसे कि आप मिस्टेक करते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये बहुत चलता है आपके दिमाग में। बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर लास्ट रूल है, उससे पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट देखने आपको। तो यहां पर अगर देखोगे तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से बोले सर ये इथाइल है मिथाइल, क्या फर्क है? यहां फर्स्ट एक सब्स्टिट्यूएंट, यहां पर भी एक, यहां पर दूसरा 1 पर ही आ रहा है, यहां दूसरा नहीं है, तो नंबरिंग इधर से होगी, क्लियर। सेम चीज है, बोले सर ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग कहां से? इधर से। नहीं, ईथर तो सेकेंडरी प्रेफिक्स में आता था, तो नंबरिंग बेटा यहां से नहीं होगी। यहां 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहां एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, ध्यान रखिए, क्लियर। और अगर आपने किसी क्लास में लोवेस्ट सम रूल पढ़ा हो तो उसको भूल जाना, लोवेस्ट सम रूल मत लगाना, वो उसकी काफी सारी लिमिटेशंस होती है, फेल हो जाएगा। तो बढ़िया है कि लिमिटेशन याद ना करनी पड़े आपको, क्लियर। लास्ट हमारे पास बस ये सिंपल से पॉइंट्स है जो आपको पता है ऑलरेडी, कि प्रेफिक्स को ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। आइसो नियो साइक्लो है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर किया जाता है, बट डाई ट्राई बिस टेट्रा जैसे वर्ड जो है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता। देयर इज ऑलवेज हाइफन होता है, मतलब नंबर और लेटर के बीच में कॉमन कॉमा रहता है बिटवीन 2 नंबर्स, क्लियर। फर्स्ट लेटर ही अल्फाबेटिकल आ जाता है। नो स्पेस इन द नेम, हमारे पास नेम में कोई भी स्पेस नहीं रखते हैं अपन, क्लियर है, डन। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। इसी के साथ हमारा जो नोमेनक्लेचर है वो पार्ट कंप्लीट होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा आपको करनी है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा होगा जहां पर आपको जितने भी कॉमन डाउट्स थे वो सारे यहां पर डिस्कस कर दिए गए हैं। जो भी आपको कॉमन नेम्स में प्रॉब्लम थी तो मैंने कॉमन नेम भी यहां पर कवर किए हैं, क्लियर। हो सकता है कि आपने क्लास में चैप्टर में कहीं पर कॉमन नेम पढ़ा हो या बाई चांस नहीं भी पढ़ा हो, तो यहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगे, क्लियर। होमवर्क यही है कि भैया प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, PYQ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। होमवर्क है आपके पास PYQ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। PYQ करिए और प्रैक्टिस, PYQ से प्रैक्टिस शीट कर ली, मतलब PYQ ट्राई कर लीजिएगा, या फिर और प्रैक्टिस शीट कहीं से भी, मतलब आपके पास जो भी है क्वेश्चंस रैंडम, जो मैंने आपको बताया कि कितने भी, मतलब 20 25 30 क्वेश्चंस करिए आप, क्लियर, जिससे कि आपको पता लगेगा आपने कितना ग्रेस्प किया है, क्लियर। बट वही है, माइंड मैप उन्हीं बच्चों के लिए जो आएगा जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, उनका पूरा बहुत इजीली 1 घंटे में, 1 घंटे 10 मिनट के आसपास, पूरा 1 घंटे 10 मिनट भी नहीं हुआ है तो उतने में पूरा आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे अपन इसी सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारे पास रहेगा आइसोमेरिज्म। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, और हाँ पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू, लव यू ऑल।